नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले बात करेंगे इरादे खास पीएम से मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पीएम मोदी से यह पहली मुलाकात है। इससे पहले शुक्रवार को आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद से सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने बदहाल सड़कों और जल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। तो लगातार सीएम की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं और दिल्ली वासियों से जो उनके सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने के प्रयास में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो पहले दिन से ही जुट गई हैं और लगातार बैठकें कर रही हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हैं और प्रधानमंत्री से भी इस दौरान उन्होंने मुलाकात की है। और दिल्ली की जो बदहाल सड़कें हैं, उनकी मरम्मत कैसे हो और उन सड़कों का कायाकल्प कैसे हो, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बात हुई है, निर्देशित उन्होंने किया है। साथ ही प्रधानमंत्री से भी दिल्ली की समग्र विकास को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से संभवतः दिल्ली के विकास का जो खाका है उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिल्ली में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। शपथ लेने के बाद से ही रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने बदहाल सड़कों और जल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि दिल्ली में जल आपूर्ति एक बड़ी समस्या है और चुनावी मुद्दा भी रहा है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो ज्वलंत समस्याएं हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, उन समस्याओं पर सबसे पहले काम करना शुरू किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कें बदहाल हैं, पानी की समस्या दिल्ली में रहती है, इसको देखते हुए शुरुआत से ही इन विषयों पर गंभीर नजर आ रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। जिस तरीके से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो चुनावी मुद्दे भी लेकर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में उतरी थी, उन मुद्दों को, उन वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पहले ही दिन से जुट गई हैं। दिल्ली की बदहाल सड़कों को का कायाकल्प करने, पानी की समस्या से निजात कैसे मिले, इन समस्याओं को लेकर लगातार वो अधिकारियों को निर्देश देती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह से अपने काम करने की ओर तेजी दिखाई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी या फिर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तौर पर जो चुनाव प्रचार में दावा और वादा किया गया था, शायद उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जिस तेजी के साथ वो बातें कर रही हैं और लगातार वो ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि उन सारे कामों करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की कल कैबिनेट की पहली बैठक के बाद 2,500 रुपए महिलाओं के देने की योजना पर फैसला न होना और आम आदमी पार्टी का सक्रिय होना और आपसी के द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेरा जाना और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कटघरे में खड़े करने के बाद लगातार माहौल गर्म हुआ और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई, उनसे मुलाकात की। शायद इसे कहा जा सकता है कि जब रेखा गुप्ता की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, उस दौरान वो सभी वादे और गारंटी जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चुनाव में जनता के साथ की गई थी, उन पर चर्चा हुई होगी और उन पर वो वहां से आश्वासन और वहां से भरोसा लेके निकली। और उसके बाद आगामी दिनों में दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट की बैठक होगी, दिल्ली सरकार की जो मंत्रियों की बैठकें होंगी और मुख्यमंत्री जो बैठकें करेंगी, तो लगता है कि मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की उन गारंटियों को पूरा करते नजर आ सकती हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा
कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन गारंटियों को पूरा करने में कितना कामयाब हो पाती हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के द्वारा की गई गारंटी पहली कैबिनेट बैठक में पूरी की जाएगी, उस पर तो वो फिलहाल असफल साबित हुई। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी ने उनको और पूरी बीजेपी को घेरा तो फिर भारतीय जनता पार्टी से लेकर सरकार सक्रिय नजर आई। तो लगता है कि आगे दिन में ऐसा मौका भाजपा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के हाथों नहीं लगने देगी कि आम आदमी पार्टी उनको घेरने के लिए हमलावर रहे। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से भी मिली थी रेखा गुप्ता और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया है। और अब हम बात करेंगे दुर्घटना या सुसाइड। दरअसल खबर अलीगढ़ से है, जहां अतरौली के रहने वाले दंपति में से पति पत्नी की तबीयत, आपको बता दें पत्नी की तबीयत आपको बता दें अचानक खराब हुई। पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पत्नी की मौत के कुछ घंटों बाद पति की मौत की भी खबर सामने आ गई। पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। 6 दिन इलाज के बाद महिला की मौत से पति डिप्रेशन में था। आपको बता दें कि 6 दिन से अस्पताल में भर्ती पत्नी के इलाज के नाम पर अस्पताल प्रबंधन पति से लगातार पैसे वसूल रहा था। कहा जा रहा है कि जिस अस्पताल के बाहर पति ने आत्महत्या कर ली इसी डिप्रेशन में आकर, पुलिस ने पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि पति ने सुसाइड किन हालातों में किया। तो अस्पताल प्रबंधन के ऊपर पैसे वसूलने का आरोप लगा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पति ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली या अस्पताल की वसूली से तंग आकर उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो उस अस्पताल के बाहर ही उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। सब जानते हैं भाई, इतना सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं इतना। जो डॉक्टर इतना सब जानते हैं, तुम मिला गया अगर ये ऑपरेशन का ला गया वो भी चला, चलो वो तो अपनी मर्जी से गया, वो तो छोड़ो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अलीगढ़ में बीमार पत्नी जो 6 दिन से अस्पताल में भर्ती थी, उसकी मौत हुई और मौत के बाद पति की भी मौत सामने आई। सुसाइड की घटना सामने आई है। लोग कह रहे हैं कि सुसाइड किया गया है। अब अभी तक कुछ खुलासा हो पाया कि पति ने आखिर सुसाइड किया है तो किन स्थितियों में सुसाइड किया है? क्या डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया है कि या अस्पताल की जो वसूली से तंग आकर सुसाइड किया है? अनिल जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के थाना पुआसी क्षेत्र के उत्तर बाईपास पे KI हॉस्पिटल है, जहां पे जो परिजनों का कहना है कि 6 दिन से जो महिला का इलाज चल रहा था। इलाज अगर बात की जाए तो उसमें जो डिलीवरी के इलाज की बात बताई जा रही थी। हालांकि जो परिजनों ने जो आरोप लगाया है अस्पताल पर, यह आरोप लगाया है कि लगातार पैसे की वसूली की जा रही थी और वसूली करने के साथ में, लेकिन जब महिला की ज्यादा हालत खराब हो गई तो महिला को उन्होंने उस समय डिस्चार्ज करने की बात कही कि जिस समय महिला की कहीं जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। देर रात की अगर बात करें तो महिला के रात मौत हो गई और मौत के बाद में अगर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जिस समय परिजन उस महिला की मौत की यहाँ बात कर रहे थे तो जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उन्होंने और पैसे की मांग की और उसी पैसे को लेकर बात की जाए तो आज जो महिला का जो पति है उसने कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन, जो परिजनों का जो आरोप है उनका ये आरोप है कि जो हॉस्पिटल के द्वारा लगातार पैसों की डिमांड की जा रही तो उसी को लेकर जो डिप्रेशन में आ गए। और डिप्रेशन में आने के बाद अगर बात की जाए तो रोड पर जिस तरह से डिप्रेशन आए थे तो बताया जा रहा है जो वहाँ रोड पर रोडवेज जा रही थी तो रोडवेज को आते समय हालांकि रोडवेज के लोगों ने बताया कि रोडवेज होटल दिया था, लेकिन उस डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति नहीं हट पाया और उसकी वहाँ मौत हो गई। और तब कहीं ना कहीं जो परिजनों का जो आरोप है उनका यही आरोप है कि जो अस्पताल के लोगों के द्वारा, स्टाफ के द्वारा ज्यादा परेशान किया तो डिप्रेशन के कारण उनकी मौत हुई है और उन्होंने उस मौत को आत्महत्या की बात कही है। आत्महत्या के साथ साथ अगर बात किया वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची है। हालांकि पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए जो मृतक का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और भेजने के बाद में अगर बात की जाए तो पुलिस का कहना यह है कि जांच की जा रही है। जांच के बाद में जैसे ही पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है उसके हिसाब कार्रवाई, लेकिन हालांकि उन्होंने जो हॉस्पिटल है उसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जो परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल
के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो हमें धरना प्रदर्शन भी उन्होंने बात कही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अलीगढ़ में जिस तरह से जो गरीबों के साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक हैं वो लगातार लूट कर रहे हैं, गरीबों के जो लगातार जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है, उन लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार हॉस्पिटल सील हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पैसे लेकर हॉस्पिटल में सील को खोल देना और उचित कार्रवाई न होना, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक जो गरीब लोगों की जेब को काटते हैं और काटने के बाद उनका शोषण करते हैं, और जब व्यक्ति पूरी तरह से वह पैसे के देने से पूरी तरह से निचड़ जाता है, जब उसको वहां जाने जो उनका मरीज होता है उसको जाने की बात करते हैं, उस समय उसी दौरान मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आखिरकार सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो अब देखना यह होगा। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की बात जरूर की है, उन्होंने कहा है कि ऐसे जो हॉस्पिटल है, अगर इसमें जो अगर हॉस्पिटल का स्टाफ दोषी है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की है जी पुलिस के द्वारा जी। हाँ, निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अस्पताल प्रबंधन पर पैसे वसूलने का एक तरफ आरोप लगा है, 6 दिन के इलाज के बाद एक तरफ पत्नी की मौत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पति की भी मौत हुई। अब दुर्घटना या आत्महत्या, ये जांच का विषय है। और अब हम बात करेंगे घर में डेरा, जहरीले सांपों का बसेरा। खबर रामपुर से है। वन विभाग की टीम को एक घर में कुछ सांप होने की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जब सांपों को रेस्क्यू करना चाहा तो एक दो नहीं बल्कि उस घर में पूरे 10 सांप मिले, जिनमें 2 बेहद खतरनाक कोबरा थे और 8 जो थे वो अलग प्रजाति के रेड स्नेक बताए जा रहे थे। बेहद मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम द्वारा उन्हें रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम सभी सांपों को सकुशल उनके प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ने की कार्रवाई में जुट गई। डीएफओ के मुताबिक भारत में मुख्य रूप से जो स्नेक्स की 4 प्रजाति खतरनाक हैं और उन सांपों में कोबरा भी शामिल है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो एक ही घर से 10 खतरनाक सांप वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू किए गए हैं। वन विभाग की टीम ने 10 खतरनाक सांपों को एक ही घर से पकड़ा है। देखिए, हमको सूचना मिली थी कि मडिया कल्लू गांव जो सदर तहसील में है रामपुर की, यहाँ पर कुछ सांप हैं। तो स्टाफ है यहाँ पर हमारा जो सजन बहादुर सिंह, ये गए थे और वहाँ पर 10 सांप कुल मिले, जिसमें से 2 स्पेक्टिकल्ड कोबरा थे और जो 8 थे वो रैट स्नेक थे। तो 8 जो थे वो नॉन वेनेमस थे, लेकिन 2 बड़े सांप जो थे वो वेनेमस स्नेक भी मिले। तो उनको रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ से और अब उनको उनके जो क्षेत्र है वहाँ पर छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी प्राकृतिक क्षेत्र में। तो रामपुर वन विभाग की टीम ने 10 खतरनाक सांप पकड़े हैं। एक ही घर से ये 10 सांपों को पकड़ा गया है। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतने खतरनाक सांप ये इतनी बड़ी संख्या में इस घर से कहां से आए। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पीएम के प्रमुख सचिव बने पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पीएम के प्रमुख सचिव बने हैं। दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। तो प्रधानमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा और दूसरे जो प्रमुख सचिव हैं वो शक्तिकांत दास बनाए गए हैं। पीएम के प्रमुख सचिव बने हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा और दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, शक्तिकांत दास जो पूर्व गवर्नर हैं वो अब प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव जो दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी मनोज, आपको बता दें कि जो शक्तिकांत दास हैं पूर्व गवर्नर से रिटायर हो गए थे। उसके बाद इनको प्रधानमंत्री ने अपना दूसरा प्रधान सचिव बनाया है। पीके मिश्रा के साथ काम करेंगे। ये
G20 के शेरपा भी रहे हैं और जो फाइनेंस कमीशन था 15वां वित्त आयोग, उसके भी सदस्य रहे हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी रहे हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के भरोसेमंद अफसर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है और अपनी टीम को एक नई मजबूती देने के लिए शक्तिकांत दास को अपने प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाँ, निश्चित रूप से अभ्युदय, जिस प्रकार से पूर्व गवर्नर का प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनना, ये अपने आप में ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं एक बड़े भरोसे को दर्शाता है। प्रायः देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जो इनकी जो टीम है उसको किसी न किसी रूप में कृपा पात्र बनाकर जो है अपने आसपास रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो है 3-4 एक्सटेंशन देकर दुर्गा शंकर मिश्रा को यहाँ चीफ सेक्रेटरी बनाए रखा था। तो एक आदत है या कह लें या उसको काम करने का तरीका है कि अपने जो विश्वास पात्र हैं उनको आसपास बनाए रखना चाहते हैं, जिससे वो अपने मनमर्जी से अपने एजेंडे को पॉलिसीज में लागू करा सकते हैं। और सबसे बड़ा कठिन कार्य रहता है किसी राजनेता की जो इच्छा शक्ति होती है, उसके जो एजेंडे होते हैं उनको पॉलिसी में कैसे उतारा जाए और जमीनी तौर पर लागू कराने के लिए अपने विश्वास पात्रों की जरूरत होती है। और चूंकि जब ये कोविड महामारी के बाद देखा जाए तो इनके कई निर्णय ऐसे देखे गए जिससे काफी कुछ संभला। और जो नोटबंदी के बाद जब उर्जित पटेल छोड़कर गए थे तो नोटबंदी के बाद काफी क्राइसिस थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी देश की, जो कुछ गड़बड़ाई थी इसमें संभालने में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। तो कोविड महामारी में देखा गया कि रेपो रेट में काफी कटौती की और जिस तरीके से रिजर्व बैंक में डिजिटल पॉलिसीज को लागू करके डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया, उसमें काफी कुछ बढ़त हुई है डिजिटल लेन देन में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री इस तरीके के निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से अभ्युदय अवस्थी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो काम का जो है इनाम कह सकते हैं, तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। पूर्व जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जो है वो प्रधानमंत्री के वो प्रमुख सचिव बने हैं। और अब हम बात करेंगे होली में स्पेशल ट्रेनों की। भारतीय रेलवे ने होली के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर दिया है। ये स्पेशल ट्रेनें सेंट्रल रेलवे की ओर से संचालित की जाएंगी। स्पेशल ट्रेन अलग अलग रूट के लिए चलेंगी। ये ट्रेन मुंबई, नागपुर और नागपुर के पुणे के लिए चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर जो 02139 जो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है 9 मार्च, 11 मार्च, 16 मार्च और 18 मार्च को रविवार और मंगलवार को रात 12:20 पर 20 मिनट से चलेगी। उसी दिन नागपुर से नागपुर ये 3:10 पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर जो 02140 नागपुर से 9 मार्च, 11 मार्च को और 16 मार्च को, साथ ही 18 मार्च को वहां से चलेंगी। तो कुल मिलाकर होली पर रेलवे की तरफ से ये सौगात कह सकते हैं, क्योंकि होली पर जिस तरीके से लोगों का अपने घरों पर पहुंचना जारी रहता है, लोग अपने घरों पर त्यौहार मनाना चाहते हैं, ऐसे में रेलवे ने कमर कस ली है और 4 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का रेलवे ने ये तैयारी की है। और अब हम बात करेंगे बंदियों का महाकुंभ स्नान। बंदियों का महाकुंभ इस स्नान में आपको बता दें खबर चित्रकूट से है। ये महाकुंभ स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के जेलों में बंद बंदी जो है वो चाहकर भी महाकुंभ स्नान करने नहीं पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर यूपी सरकार यूपी के जेल प्रशासन ने बंदियों को महाकुंभ का स्नान और पुण्य लाभ कमाने के लिए एक अनूठी और आध्यात्मिक पहल की शुरुआत की, जिसके तहत प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लाकर जेल में बंद बंदियों को गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है, जिसके तहत चित्रकूट जेल प्रशासन द्वारा भी प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल मंगाकर जेल के अंदर गंगा जल को विधि विधान से पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ गंगा जल को कुंड में डालकर बंदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया। जो बंदियों ने बड़े ही श्रद्धा और आस्था भाव से गंगा जल में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों को माफ करने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। फिलहाल यूपी जेल प्रशासन की यह अनूठी पहल आध्यात्मिक पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। दिव्य कुंभ एवं भव्य महाकुंभ का एक संयोग
बना था और शासन मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि कारागार के बंदी भी इस पुण्य प्रतिफल को प्राप्त करें। इस क्रम में जिला कारागार चित्रकूट पर हमारे द्वारा संगम के पवित्र जल को कलश में मंगाया गया और उसको एक टब में एक कुंड बनाया गया। उस कुंड के पानी में उस कलश के जल को, पवित्र जल को मिलाया गया एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ बंदियों ने स्नान किया और उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना किया कि उनके जो किए हुए जो भी गलत कार्य हैं उनको क्षमा करें और भविष्य में उनमें सुधार आए और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। और अब हम बात करेंगे रोज फेस्टिवल का आगाज। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हर वर्ष की तरह इस बार भी चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से रोज गार्डन में रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल में शहर की जनता को कला और संस्कृति से जुड़े विभिन्न रंगों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। फेस्टिवल की शुरुआत पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा की गई। पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 40 एकड़ में बना ये रोज गार्डन शायद पूरे देश में एकमात्र है। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे शहर के लिए और ये ऐसा फेस्टिवल और पर्व मनाया जाता है हमारे शहर में जब सब लोग, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं। और मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने गवर्नर साहब का यहाँ पर आज। देखो क्या है कि मेरा तो ये पहला अनुभव है कि यहाँ चंडीगढ़ में 3 दिन का रोज फेस्टिवल होता है। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने इसको शुरुआत की। जैसा मुझे बताया है कि 67 में इसका प्रारंभ किया गया, तो जिसकी भी ये सोच है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और उनका स्वागत। मैं सोचता हूँ जो तीसरे राष्ट्रपति जी थे जाकिर हुसैन जी, उनके नाम से ये फेस्टिवल प्रारंभ किया गया और तब से लेकर के ये हर साल, ये शायद 53वां ये जो है ना एक तरह से रोज फेस्टिवल हो रहा है। लोग भी इसके इंतजार करते हैं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनका देता हूं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।